Good evening, all of you. This is Tarang, and in this video, I'm going to explain the diagrams, important diagrams of the chapter life processes. Okay, so this diagram is related to human alimentary canal. तो एलिमेंट्री कैनल बेसिकली एक ट्यूब है जो कि माउथ से लेकर के एनस तक फैला हुआ है या वहाँ तक है। ओके, और इसमें डायग्राम में देख सकते हो वेरियस रीजन अलग अलग काम फंक्शन परफॉर्म करने के लिए स्पेशलाइज्ड है। ओके, हम लोग बहुत तरह के खानों को खाते हैं और ये सारे खाने एक ही ट्रैक के थ्रू पास होता है। हम लोगों के बॉडी से बहुत तरह के एंजाइम्स रिलीज होते हैं और ये अलग अलग चीज़ों को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। अगर हम लोग डाइजेशन की बात करें तो डाइजेशन हम लोग के माउथ से ही शुरू हो जाता है। ठीक है, डायग्राम में देख सकते हो यहाँ पर स्टार्टिंग में माउथ कैविटी दिखाई पड़ रहा है और नीचे टंग दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर खाने को अच्छे से चबाते हैं। यहाँ पर स्लाइवा रिलीज होता है। ठीक है, और स्लाइवा फर्स्ट। तो अगर हम लोग बात करें खाने के डाइजेशन की, तो डाइजेशन माउथ से ही शुरू हो जाता है। यहाँ पर स्लाइवा कॉम्प्लेक्स स्लाइवा में एक एंजाइम होता है जिसको हम लोग सेलिवरी एमिलीज बोलते हैं। ये ब्रेक करता है स्टार्च को और सिंपल शुगर में ये कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, यहाँ पे स्लाइवा के साथ फूड अच्छे से मिक्स होकर के पेस्ट बन करके इस ट्रैक से होते हुए नीचे आना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसका नाम क्या है? ओसोफेगस या फूड पाइप बोल सकते हो। ये मसल्स का बना हुआ रहता है और इसमें रिदमिक कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता रहता है जिसको हम लोग पेरिस्टल्टिक मूवमेंट बोलते हैं, और जिस मूवमेंट की वजह से खाना हमेशा आगे बढ़ता रहता है। तो जैसे ही ये स्लाइवा वाला काम कंप्लीट हो जाता है तो इस ओसोफेगस से होते हुए खाना इस स्टमक में आ जाता है। ठीक है, स्टमक भी क्या मसल्स का ही बना हुआ है, तो यहाँ पे खाना अब कुछ देर तक रुकेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ से तुरंत पास हो जाएगा। और हर जॉइंट के पास ना मसल्स होगा जिसको स्पिंचर मसल्स कहते हैं। ये धीरे धीरे खाने को रेगुलेट करता है, आगे की तरफ बढ़ाता रहता है। ठीक है, तो अब खाना मान लो पहुँच चुका है स्टमक के पास। अगर हम लोग स्टमक की बात करें तो स्टमक का जो मसल्स है ना, वहाँ पर भी कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता रहता है, जिसकी वजह से मसल्स के थ्रू या स्टमक के थ्रू जो जूस निकलने वाला है, एक्चुअली गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होता है वॉल ऑफ द स्टमक में। ठीक है, और उसके साथ ही अच्छे से मिक्स हो सके। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ रिलीज होने वाला है? सबसे पहला हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसके बाद प्रोटीन, डाइजेस्टिव एंजाइम जिसको हम लोग पेप्सिन कहते हैं, और म्यूकस। ओके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है विच फैसिलिटेट्स द एक्शन ऑफ एंजाइम पेप्सिन, जो पेप्सिन के काम करने के लायक बना। तो बेसिकली यहाँ से तीन चीज़ें रिलीज़ हो गई। पहला HCl रिलीज़ हो गया। HCl का दो काम है, मेन जो काम है वो बताया जा रहा है यहाँ पर। पहला, मीडियम को एसिडिक कर देना। ठीक है, मीडियम एसिडिक होने से क्या होगा कि जो पेप्सिन रिलीज़ हुआ है, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम, वो अपना काम कर सके, क्योंकि वो एसिडिक मीडियम में ही परफॉर्म कर पाता है अपना काम। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग HCl की बात करेंगे तो HCl जम्स वगैरह अगर कुछ आ चुका है उसको मारने का भी काम करता है। ठीक है, और थोड़ा सा फूड को ब्रेक करने में भी हेल्प करता है। म्यूकस की बात करें तो म्यूकस इनर लाइनिंग, स्टमक के इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, क्योंकि HCl यहाँ से जो रिलीज़ हो रहा है ना, बहुत पावरफुल है। ठीक है, और इसके बाद अब जो खाना है ना, जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है, वो अब जाने वाला है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अगर हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें, ये वाला स्मॉल इंटेस्टाइन है, काफ़ी कॉम्पैक्ट प्लेस होता है। कॉम्पैक्ट स्पेस और प्लेस होने का रीज़न है बहुत ज़्यादा कॉइलिंग होना। अलग अलग एनिमल्स में इसका साइज़ अलग अलग होता है, लेंथ अलग अलग होता है। जैसे ग्रास ईटिंग एनिमल्स की बात करें तो उसमें ज़्यादा बड़ा होता है। हार्बीवोर्स ग्रास ईटिंग एनिमल्स लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ताकि सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सके। मीट आसान होता है डाइजेस्ट करने में। तो कार्निवोर्स की हम लोग बात करेंगे तो इसमें शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। और ये भी याद रखना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन ही कंप्लीट डाइजेशन का साइट होता है। ठीक है, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट भी डाइजेस्ट होने वाला है कम्प्लीटली, प्रोटीन्स भी डाइजेस्ट होने वाला है कम्प्लीटली। ओके, अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ आने वाला है वो हम लोग देखते हैं। तो अभी तक में टोटल 4 चीज़ें काम कर चुकी हैं। पहला माउथ से स्लाइवा, ठीक है, और स्टमक से 3 चीज़ें। पहला HCl, दूसरा पेप्सिन और तीसरा म्यूकस। ओके, तीनों का काम भी समझ में आ गया, स्लाइवा का भी काम समझ में आ गया। तो अब नेक्स्ट क्या होने वाला है? अगर हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करेंगे तो लीवर इट रिसीव द सिक्रेशन ऑफ द लीवर एंड पेनक्रियाज फॉर दिस पर्पस। ओके,
तो अब डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ पर गॉल ब्लैडर दिखाई पड़ रहा है, गॉल ब्लैडर से बाइल जूस आने वाला है, और यहाँ पर ये जो पोर्शन दिखाई पड़ रहा है ना, ठीक है, ये पेनक्रियाज है। ठीक है, तो पेनक्रियाज काम कर सके इसके लिए जो स्टमक से खाना आया है वो तो अभी एसिडिक था, उसका बेसिक होना, अल्कलीन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो काम कौन करने वाला है? बाइल जूस करने वाला है। और साथ में बाइल जूस जो फैट के बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स होते हैं ना, उसको तोड़ने का भी काम करता है। ठीक है, तो बाइल जूस दो तरह से काम करने वाला है। पहला, मीडियम को वो अल्कलीन या बेसिक बनाएगा, और दूसरा जो बड़े ग्लोब्यूल्स है फैट के, उसको तोड़ करके छोटा छोटा करेगा। अब बारी है पेनक्रियाज की। तो पेनक्रियाज से निकलने वाले जूस को हम लोग पेनक्रियाटिक जूस बोलते हैं। पेनक्रियाज ये वाला पार्ट है। ओके, तो पेनक्रियाटिक जूस ट्रिप्सिन और लिपेज कंटेन करता है। ट्रिप्सिन किस पे काम करता है? प्रोटीन पे, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। और लिपेज किस पे काम करता है? जो अभी फैट टूटे थे ना, उस फैट पे ये काम करना शुरू करता है, उसे डाइजेस्ट करता है। अब नेक्स्ट बारी है स्मॉल इंटेस्टाइन की। स्मॉल इंटेस्टाइन से जो जूस निकलता है उसको हम लोग इंस्टेंटाइनल जूस कहते हैं। ठीक है, फाइनली वो प्रोटीन जो डाइजेस्ट हुआ था उसको एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, और फैट को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। अब फूड डाइजेस्ट हो चुका है। फूड डाइजेस्ट होने के बाद वैसे ही इनर लाइनिंग से आगे बढ़ता रहता है, जहाँ पे बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं, जिसको विली बोला जाता है। ठीक है, और इस विली के थ्रू इसमें ब्लड वेसल्स बहुत सारे होते हैं। जो डाइजेस्टेड फूड है वो एब्जॉर्व कर लिया जाता है और ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी को पहुंचा दिया जाता है। ओके, और उसके बाद ये बचा हुआ खाना कहाँ पहुंचता है? लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है। लार्ज इंटेस्टाइन में अगर एक्स्ट्रा कुछ वाटर है तो उसे एब्जॉर्व कर लिया जाएगा, और उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है, वेस्ट मटेरियल है, वो एनस के थ्रू बाहर कर दिया जाएगा। वापस से यहाँ पे एक मसल होता है, स्पिंचर मसल इसे बोला जाता है, वो मटेरियल, वेस्ट मटेरियल के एग्जिट को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये था डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। नेक्स्ट डायग्राम हम लोगों ने लिया हुआ है सेक्शनल व्यू ऑफ ह्यूमन हार्ट का। हम लोगों को इसमें देखना है कि किस तरह से ये काम करता है। ठीक है, क्योंकि हम लोगों के हार्ट के थ्रू ऑक्सीजन रीच्ड ब्लड पूरे बॉडी तक जाता है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड रीच्ड ब्लड हार्ट तक पहुंचता है, इसलिए इसमें डिफरेंट चैम्बर्स होते हैं। टोटल मिलाकर के 4 चैम्बर्स होते हैं, इसलिए हम लोग अपने ह्यूमन हार्ट को 4 चैम्बर्ड हार्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो ब्लड आया पूरे बॉडी से वो कार्बन डाइऑक्साइड रीच्ड ब्लड होता है। तो वो हार्ट के पास पहुंचने के बाद हार्ट उसे पंप करके लंग्स के पास भेजता है, और लंग्स के पास जाने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से रिलीज होकर ऑक्सीजन वो ले लेता है, और वापस से वो किसके पास पहुँचता है? हार्ट के पास पहुँचता है, और हार्ट उसको वापस से पंप करके पूरे बॉडी में सेंड कर देता है। तो नेक्स्ट हम लोगों को देखना है कि आखिर ये जो डायग्राम हम लोग को दिखाई पड़ रहा है इसमें कौन से पार्ट से क्या काम होता है। तो अगर हम लोग बात करें लंग्स के थ्रू जो ब्लड आता है, लंग्स के थ्रू जो आ रहा है उसमें ऑक्सीजन है। ठीक है, तो ऑक्सीजन रिच ब्लड डायग्राम में देख सकते हो, ऑक्सीजन रिच ब्लड यहाँ पर पल्मोनरी वेन्स के थ्रू एंटर करता है हार्ट में। सबसे पहले वो पहुँचता है लेफ्ट आर्टरियम में। ठीक है, और यहाँ पर ब्लड भर जाता है। जैसे ही ब्लड भरता है, ये वाला जो वॉल्व है ये ओपन होता है, और ब्लड उसके बाद इस चैम्बर में पहुंचता है जिसका नाम है लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अच्छा, जिस पाइप के साथ वो आ रहा है, जिस पाइप के सहारे ब्लड आ रहा था, वो पल्मोनरी वेन्स है, और ये पतला होता है, थीन वॉल्ड होता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है। देखो याद रखोगे कि जब हार्ट से कोई पाइप के थ्रू ब्लड जाएगा तो उसमें प्रेशर ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो पाइप होते हैं वो मोटे पाइप होते हैं, लेकिन बॉडी से या हार्ट से जब ब्लड आएगा तो वो पतले वाले पाइप से आ जाता है। ठीक है, तो पहला चीज़ क्लियर हो गया कि अगर हम लोग बात करें लंग्स से, तो हम लोग के बॉडी में दोनों तरफ लंग्स हैं। ठीक है, और उसके थ्रू जिस जगह से ब्लड एंटर करता है वो पल्मोनरी वेन्स है। ठीक है, और पल्मोनरी वेन्स के थ्रू कहाँ पहुँचा? ये लेफ्ट आर्टरियम में पहुँचा। लेफ्ट आर्टरियम के बाद वो कहाँ पहुँच गया? लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुँच गया। ठीक है, और जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल इसको प्रेस करेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल प्रेस करेगा, तो ये देखो ऊपर से होते हुए पूरे बॉडी में चला जाएगा। तो इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना है कि ब्लड लंग से किस वेन्स के थ्रू आया है, तो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आया है, और जो गया है पूरे बॉडी में वो किसके थ्रू गया है? ऑर्टा के थ्रू गया हुआ है। ठीक है, तो ऑर्टा का जो पाइप होगा वो ठीक होगा। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हम लोग के बॉडी से, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, वो हम लोग के बॉडी से हार्ट में आने वाला है। ठीक है, तो उसके आने का रास्ता ये वाला है। ठीक है, वेना केवा अपर से, और देखो ये लिखा हुआ है वेना केवा फ्रॉम लोअर बॉडी पार्ट। और सबसे पहले ये कहाँ पहुँच रहा है? इस जगह पे पहुँच रहा है, इसका नाम क्या है? राइट आर्ट्रियम है।
ठीक है। तो राइट आर्टरियम में ब्लड आता है, ये रिलैक्स हो जाएगा और ब्लड कहाँ पहुँच जाएगा देन, राइट वेंट्रिकल में पहुँच जाएगा। और जब जैसे ही ये कंट्रैक्ट होगा तो ये प्रेशर अप्लाई करेगा और ब्लड यहाँ से होते हुए एक इधर गया और एक इधर चला गया। ठीक है। तो ये जो जाने वाला है ये पल्मोनरी आर्टरीज है और ये वाला भी वही है। तो ये कहाँ चला गया, लंग्स के पास चला गया। और लंग्स के पास क्यों जा रहा है, ऑक्सीजन लेने चला जा रहा है। ठीक है। हार्ट के केस में वल्व्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे वल्व्स दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे वल्व्स दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर ये वल्व्स क्या करता है, ब्लड के बैकवर्ड फ्लो को रोकता है। वल्व्स क्या करता है, ब्लड के बैकवर्ड फ्लो को रोकता है। ठीक है। तो ये था सेक्शन व्यू ऑफ ह्यूमन हार्ट। इससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है। इसके साथ में किडनी का फंक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आप लोग एक बार देख लेना। उससे अक्सर एग्जाम में एमसीक्यूज भी पूछा जाता है और उसे डायग्राम वाइज केस स्टडी बना करके या 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी बना करके पूछा जाता है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। ओके।